हेलो और वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि एग्जाम टाइम पे हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो भाई हाजिर है आपके लिए, है ना। हमको लगता है कोई आ जाए दे दे कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं तो मज़ा आ जाए, पर ये ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट वी आर प्रिडिक्टिंग कि अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं तो कुछ इस तरीके से आएंगे, है ना। इसके बाहर आई पर्सनली डोंट थिंक कि आना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर देखेंगे। बाकी आप इतना तो कर लो, ठीक है, इतना तो कर लो और इनको ना प्रैक्टिस कर लेना। बस ऐसा नहीं कि देख लिया सुन लिया वीडियो और गायब हो गए, नहीं, लिखना अच्छे से, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो फिर एग्जाम टाइम पे बनेगा नहीं। अभी से लिख लो तो सब हो जाएगा। क्लियर। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है अभी आपके लिए, है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी है, तो कम समय में हम जितने क्वेश्चन कर सकते हैं इतना हम करने की कोशिश करेंगे। तो एकदम कस के कमर बैठ जाना, बढ़िया से आंसर लिखते रहना, समझते रहना, आगे पीछे की कहानी सब कुछ, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको। What is meant by political party? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि एक साथ इकट्ठे होते हैं, है ना। लोगों के ग्रुप होते हैं जो इकट्ठे होते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, सबसे पहला। दूसरा, वो सारे के सारे कुछ ही सिमिलर पॉलिसीज के ऊपर क्या करते हैं, अग्री करते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, कलेक्टिव गुड के लिए काम करते हैं, जो लोगों का फायदा होता है उसके लिए काम करते हैं। वो चाहते हैं कि पॉपुलर सपोर्ट मिले उनको इलेक्शन के थ्रू, और साथ ही साथ में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिकल ऑफिस को फिलअप करती है ना, यानी वैकेंसीज को भरती हैं और पॉलिटिकल पावर्स को एक्सरसाइज करती है। अब ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, सिंगल सिंगल लाइन के पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स याद आ रहे थे, दिख रहे थे एनसीईआरटी में, तो 4 लिख लिए। आपको 2-3 पॉइंट भी आए तो सफिशिएंट है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लेकिन यही क्वेश्चन अगर शॉर्ट आंसर में आ गया तो बिल्कुल आप इतना पूरा लिख के आना। क्लियर। आपको मेनली क्या देखना है कि किन तरीकों से मैंने आंसर लिखा है। आपको ऐसे सिंगल सिंगल लाइन में ना बहुत सारे लोगों ने आंसर वीडियो बना बना के डाले हुए हैं, तो वो दोज आर नॉट द वैलिड आंसर। आपको एग्जाम में एकदम छोटे छोटे से पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। आपको एग्जाम में ढंग पते के आंसर लिख के आना है ना, कि लगे कि हाँ चलो बच्चे को आता है। सिर्फ छोटा छोटा लिखने से वो क्या है, आपको इसलिए देते ताकि आपको हिंट दे दिया, आपके हिसाब से देख लो, पर वही प्रॉब्लम रहती है। हिंट तो हमको पता होती है, हमको एग्जैक्ट आंसर समझ नहीं आता है कि क्या लिखना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पूरे कंप्लीट आंसर दे रही हूँ एकदम तरीके से, तो बढ़िया अच्छे से कर लो। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 लीडर, नंबर 2 एक्टिव मेंबर और नंबर 3 फॉलोवर, ठीक है। यही हमने पढ़ा भी है, अच्छा जानते भी हैं। लाइन ऐसे पॉइंट बना के लिखना, इंट्रोडक्टरी लाइन जरूर लिखना कि देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी पार्टीज आर नीडेड इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम टू कम्पीट इन इलेक्शन एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कम्पीटिंग पार्टीज टू कम टू पावर? कितनी पार्टीज की जरूरत होती है किसी भी डेमोक्रेसी में कि वो कम्पीट करे और पावर में आए, है ना। तो आप ऐसा मत लिख के आ जाना कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। वो जब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि कौन सा पार्टी सिस्टम किसी कंट्री को अडॉप्ट करना चाहिए, तब आपको लिखना है। लेकिन अभी यहाँ पे पूछा है कि एक डेमोक्रेसी में कम से कम कितनी पार्टीज तो होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे से कम्पीट कर सके और फिर गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो कम से कम 2 पार्टीज तो होनी चाहिए, है ना। कम्पीट करेंगे। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि आपके साथ में एक अपोजिशन हो, एक पार्टी हो, वो कम्पीट करे, आप उसमें से चूज करो, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट फॉर्म हो, है ना। तो यहाँ पर कम से कम 2 पार्टीज की तो जरूरत होती ही है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ताकि वो इलेक्शन में कम्पीट कर सके और फेयर चांस उनको मिल सके कि पावर में आए और लोगों के लिए काम करे, ठीक। व्हाट इज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती है विद ऑल द प्रिविलेजेस एंड फैसिलिटीज, ठीक है। इलेक्शन कमीशन उनको रिकॉग्नाइज करता है और उनको स्पेशल प्रिविलेजेस और फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे उनको सिंबल्स दिया जाता है जो कि सिर्फ उसी पार्टी के कैंडिडेट्स यूज कर सकते हैं और कोई भी यूज नहीं कर सकता। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, है ना, आप इनको क्या है स्पेशल सिंबल्स अलॉट कर दिए गए। इनका सिंबल और कोई पार्टी के लोग नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इनका सिंबल अगर कहीं पे दिख रहा है मतलब वही पार्टी है, तो ये क्या है, ये रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं। क्लियर है।
नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताना है जो कि इंस्पिरेशन लेती है इन सभी महानुभवों की टीचिंग से। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी या बीएसपी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इंस्पिरेशन। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना सा लिख दिया है ना और बस खत्म, ऐसा नहीं करना, पूरा लिखना है। नेम द पॉलिटिकल, तो नेम की जगह खाली नाम लिख दो और लिखो पूरा का पूरा आखिरी तक, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर भी उतने से ही मिलेंगे, है ना। व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की गाइडिंग फिलोसफी क्या है, मतलब किस ऑब्जेक्टिव पे वो काम करती है? तो बेसिकली उनकी गाइडिंग फिलोसफी ये है, उनकी गाइडिंग फिलोसफी जो है वो इंस्पिरेशंस है फ्रॉम द इंडियाज एंशिएंट रिच कल्चर एंड वैल्यूज। ऑल्सो कल्चरल नेशनलिज्म, जो कि हिंदुत्व है, वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ द नेशन, ऑफ द इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। इसमें आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो कि दे वांट फुल इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर विद इंडिया, है ना, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Why has India adopted multi party system? इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? तो इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि इंडिया एक काफ़ी बड़ी कंट्री है, सोशली भी, जोग्राफिकली भी बहुत डाइवर्सिटीज़ है इंडिया में, है ना। और ये मल्टी पार्टी सिस्टम में इजी हो जाता है कि इतने सारे लोगों की, इतनी सारी डाइवर्सिटी को आप एब्जॉर्ब कर सको। नहीं तो इससे कम अगर कोई पार्टी रहेगी, 1 पार्टी 2 पार्टी सिस्टम अगर इतनी बड़ी कंट्री में किसी में हुआ तो फिर वो लोग लड़ते रहते हैं, है ना। लोगों को क्या चाहिए कि उनको वो अपनी बात रख सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पावर में आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी इच्छा हो वो खड़े हो सके, पावर में आ सके, तो फिर वो खुश रहते हैं कि हाँ हमको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे में डाइवर्सिटीज अकोमोडेट हो पाती हैं। शॉर्ट आंसर पे आ जाते हैं। नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज, मेंशन 4 फीचर्स ऑफ दैट पार्टी। अभी पढ़ा था, है ना, एंशिएंट कल्चर और फीचर्स से कौन इंस्पिरेशन लेता है, कौन सी पार्टी? तो भारतीय जनता पार्टी। तो पूरा लिख दिया लाइन सहित। फिर 4 उसके फीचर्स अगर हमको बताने हैं तो हम क्या बता सकते हैं? कल्चरल नेशनलिज्म, है ना, यानी कि हिंदुत्व एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। साथ ही साथ में फुल टेरिटोरियल और मतलब ज़मीनी रूप से और राजनीतिक तौर से वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं कश्मीर को इंडिया में, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, मतलब सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है। अर्लियर पहले ये सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में थी और वो भी उनके अर्बन एरियाज़ में, लेकिन अब ये पार्टी जो है साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, रूरल एरियाज़ सभी दूर इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये 4 फीचर्स इसके आप ये लिख सकते हो। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी इज अ मेजर चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है, मतलब विद इन पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। इस स्टेटमेंट को हमको एनालाइज करना है। तो आप क्या लिख सकते हो? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स जो है वो प्रैक्टिस नहीं करती विद इन पॉलिटिकल पार्टी, है ना। जैसे होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग या इंटरनल इलेक्शंस कुछ भी नहीं होता, है ना। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। जैसे कुछ ही चांसेस होते हैं फॉर ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू टॉप इन द पार्टी। वो फिर लिमिटेड लोग ही हमेशा जो पार्टी पे रूल कर रहे होते हैं वही लोग टॉप पे रहते हैं, बाकी जो दूसरा वर्कर है वो आगे आ ही नहीं पाता पार्टी का। ठीक है, ऑल्सो जो लीडर्स हैं उस पोजीशन के वो अनड्यू एडवांटेज लेते हैं उस पार्टी के मेंबर होने का या लीडर होने का, वो किसी को आगे भी नहीं बढ़ने देते, साथ ही साथ में उनके फैमिली मेंबर्स को टॉप पोजीशन अलॉट कर देते हैं और फिर वो पूरा उनका परिवार रूल हो जाता है। ठीक, तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। आई नो कि आपको दिखने में आंसर काफ़ी बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन दीज आर नॉट वेरी लॉन्ग। आप आंसर लिखोगे या इनको पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेंगे और आप आसानी से लिख भी पाओगे क्योंकि आपने हज़ार बार ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉन्ट साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है, प्लस ये जो पूरा बोर्ड हम कवर नहीं करते हैं ताकि हम एक साइड पे खड़े रहें और आपको आंसर अच्छे से दिख पाए, है ना। तो आपको इसलिए पॉइंट बड़े दिख सकते हैं, लेकिन है नहीं इतना आपको लिखना, मतलब दिमाग में रखोगे तो थोड़ा लिख पाओगे। ठीक है, बिल्कुल ही थोड़ा सा ही रखोगे तो फिर भूल जाओगे, वो भी याद नहीं आएगा वहाँ पे, है ना। तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हो? 3 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। नंबर 1 कि चैलेंजेस क्या है कि कोई भी
पार्टी का वर्कर टॉप पोजीशन पे नहीं आ पाता आसानी से, जो टॉप लीडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को बड़ी पोजीशन पे रखते हैं और दूसरे को आगे नहीं आने देते, है ना। ठीक है, समझ में आई बात। नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल द कंट्री इन ऑल द सिचुएशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 5 आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो कोई भी पार्टी सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं होता, मतलब आप नहीं बोल सकते कि इस कंट्री में यही पार्टी सिस्टम होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को हमको जस्टिफाई करना है, तो सही है। पार्टी सिस्टम ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री चूज कर पाए, है ना, ये भी हम पढ़ चुके हैं, पूरा आंसर आपने पढ़ रखा होगा, पूरा एनसीईआरटी से लिया हुआ है ना। ये इवॉल्व होता है विद नेचर ऑफ द सोसाइटी, सोशल और रीजनल डिवीजन, पॉलिटिक्स का क्या हिस्ट्री रही है, सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या रहा है, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना। हर कंट्री अपना पार्टी सिस्टम जो है वो डेवलप करती है विद स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। साथ ही साथ में जैसे इंडिया में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो वो इसलिए है क्योंकि हमारा सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है और वो एक दो पार्टी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिसीज बनाती है ताकि वो कलेक्टिव गुड की बात कर सकें, और कलेक्टिव गुड ऐसा है कि मेरे लिए कलेक्टिव गुड अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, इनके लिए अलग हो सकता है, इनके लिए अलग हो सकता है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उनके लिए कलेक्टिव गुड भी उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो देयरफॉर नो सिस्टम इज आइडल फॉर कंट्रीज इन ऑल द सिचुएशन, है ना। यहाँ से आपके 2 पॉइंट निकल जाएंगे, एक तो ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा, चौथा और ये 5वां। ठीक है, तो 5 पॉइंट हमारे हो गए। डिस्क्राइब 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगर मेंशन करने को बोले तो सिर्फ नाम लिख देना, लीडर, फॉलोअर और अपना क्या होता है, एक्टिव मेंबर। लेकिन डिस्क्राइब करने को बोले तो ऐसे डिस्क्राइब कर देना कि लीडर क्या करता है, वो पार्टी के द्वारा ही बनाया जाता है और पार्टी के द्वारा ही ट्रेन किया जाता है, साथ ही साथ में वो उसी को मिनिस्टर बनाया जाता है गवर्नमेंट रन करने के लिए। बड़े पॉलिसी डिसीजन भी पार्टी के वो लीडर ही लेता है। एक्टिव मेंबर क्या करते हैं, लाखों मेंबर स्प्रेड होते हैं पार्टी के जगत में, ठीक है, लेकिन जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स और एक्सटेंशंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अमंग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं, ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि बहुत सारी जगह पर फैले होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स बना के रखते हैं, वो अलग अलग जगह पर कुछ भी मुद्दा उठा एक जगह से तो फिर वो हर स्टेट में उस मुद्दे को बनाते हैं और फिर बस अपनी पार्टी के नाम को चलाते हैं। साथ ही साथ में जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं ये अपनी लीडर की बात मानते हैं, इनको और कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। फॉलोअर्स कौन होते हैं, ये ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं जो कि जिनको ऐसा लगता है कि ये पार्टी के डिसीजन सही होंगे, है ना, और वो अपना पॉपुलर सपोर्ट देते हैं इलेक्शन के समय पे। उनका जो ओपिनियन होता है वो भी पार्टीज के टेक के ऊपर ही रहता है, मतलब पार्टी बोलेगी वही हम मानेंगे, हाँ पार्टी कह रही है वही सही है, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। तो बस देखो आंसर आपको दिखने में बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, उनको पढ़ेंगे तो थड़ खत्म, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होने का मतलब क्या होता है और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनते कैसे हैं उसका कंडीशन भी हमको देना है। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसी पार्टी होती है जिनकी यूनिट जो है वो बहुत सारे स्टेट में होती है, विच हैज यूनिट इन वेरियस स्टेट्स। By and large, all these units follow same policies, programs and strategy that is decided at the national level. तो नेशनल पार्टी क्या होती है, जिसकी यूनिट बहुत सारे स्टेट्स में होती है और वो सारे के सारे नेशनल लेवल पे जो भी डिसीजन, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स लिए हुए हैं उन सभी को फॉलो करती है। अब कंडीशन क्या है इसकी पॉलिटिकल पार्टी बनने की, तो एक पार्टी जो कि कम से कम 6% ऑफ द टोटल वोट ऑफ जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट में अगर सिक्योर करती है तो पहली कंडीशन क्लियर हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि कम से कम 4 सीट्स तो वो लोकसभा में लेकर आए हैं। पहली कंडीशन में चॉइस है ना, कि 6% सीट्स मतलब टोटल वोट लोकसभा के जो इलेक्शन के जो भी टोटल वोट है उसका 6% तो लेकर आए, या फिर असेंबली इलेक्शन 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट लेकर आए, ठीक है। तो ये चॉइस है, दोनों में से एक भी फुलफिल हुआ है तो पहला क्राइटेरिया टिक और दूसरा तो फुलफिल करना ही है। लोकसभा में कम से कम 4 सीट तो मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी चलेगा, 6% से ज़्यादा भी चलेगा, 4 सीट से ज़्यादा भी चलेगा, लेकिन 6% से कम और 4 सीट से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर,
डायनेस्टिक सक्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज एनालाइज द स्टेटमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने जो डायनेस्टिक सक्सेशन है वो काफ़ी एक बड़ा चैलेंज है। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब कि इनके पिता लीडर बने, अब इनके बच्चे लीडर बनेंगे, फिर उसका बच्चा लीडर बनेगा, फिर उसका बच्चा लीडर बनेगा, है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं, काफ़ी भयावह चैलेंज होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इस स्टेटमेंट को हमको एनालाइज करना है ना। तो आप क्या लिख सकते हो कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स नहीं मेंटेन करती। अगर शुरुआत से ही ओपन रहे, शुरुआत से ही ट्रांसपेरेंट रहे, तो एक ही बंदा अपनी पावर नहीं जमा पाएगा, है ना। इसीलिए बहुत कम ही ऑर्डिनरी वर्कर्स टॉप पावर तक आ सकते हैं। साथ ही साथ में जो कि लीडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज लेते हैं और अपने हिसाब से पार्टी को चलाने की कोशिश करते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को टॉप पोजीशन दे देते हैं, ठीक है। जो टॉप पोजीशन होती है वो फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही कंट्रोल्ड होती हैं, जो कि खराब है डेमोक्रेसी के लिए, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग जिनके अंदर एक्सपीरियंस है, जिनमें समझ है और जो वाकई में डिजर्व करते हैं आगे आने के लिए, है ना। अब जैसे पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उन्हीं के लीडर अगर जीत गए तो गवर्नमेंट बनाएंगे ना, अब वही गवर्नमेंट बना लेंगे अगर, तो फिर उनके बच्चे भी फिर आगे गवर्नमेंट बनाते जाएंगे। तो ऐसे में जो डिजर्विंग लोग हैं, जो वाकई में डिजर्व करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए या पार्टी को आगे लाने के लिए, वो लोग पीछे रह जाते हैं, उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है, वो आगे आ ही नहीं पाते, है ना। आपने देखा है ऐसे कई सारी पार्टीज बर्बाद हो चुकी हैं पूरी तरीके से, क्लियर। तो ये काफ़ी मेजर चैलेंज है और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आपको ये चैलेंज देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिकल पार्टी। मनी और मसल पावर का क्या बढ़ता रोल है पॉलिटिकल पार्टी में, ये हमको एक्सप्लेन करना है। तो क्योंकि पार्टीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के ऊपर फोकस्ड रहती हैं, इसलिए वो शॉर्टकट्स लाने की कोशिश करती है जिससे कि वो जीत जाए। तो लोगों को ललचाने की कोशिश करेगी, उनको दारू बेचेंगी सस्ते में, है ना, या फ्री में कई बार तो, ठीक है। बूथ रिगिंग करेंगी, मतलब जो इलेक्शन बूथ्स होते हैं जहाँ पे वोटिंग दी जाती है, वहाँ पर वोट्स की गिनती बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा कुछ कब हो सकता है, जब पैसा और ताकत वाले लोग पार्टी में होंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है जिनके पास में पैसा, या तो वो ज़्यादा पैसा रेस कर सकते हैं या फिर जो कि पावरफुल है ना। रिच पीपल और कंपनीज जो है जिनके पास में ऑफन फंड्स होता है, जिनके पास में पैसा होता है, तो पार्टीज हमेशा उनके साथ में लिंक्ड रहती है। फिर वही कंपनीज और वही लोग क्या करते हैं, इन पार्टीज को डोमिनेट करते हैं, है ना। आजकल ऐसा देखा गया है कि पार्टीज जो है वो क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती हैं जो कि इलेक्शन विन कर सकते हैं, है ना। ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है डेमोक्रेट्स के लिए फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। वो लोग वरीड है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। गलत है ना, गलत है। अच्छा काम ना वही इंसान कर सकता है जो दिक्कतों को समझता है, जो परेशानियों को समझता है, जो लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाता, है ना, लोगों को समझता है, वही अच्छा काम कर सकता है कुल मिला के, ठीक है। अब उसके लिए पैसा या पावर होने की ज़रूरत, मसल पावर होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा कि मार देंगे थाड़ देंगे, ऐसा नहीं होने की ज़रूरत है। उसके लिए सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक होने की ज़रूरत है देश चलाने के लिए। तो इसीलिए काफ़ी बड़ी दिक्कत है और ऐसा देखा गया है। तो ये 3 पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो, क्लियर। लॉन्ग आंसर टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, इस चीज को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन। क्यों जरूरत है हमको पॉलिटिकल पार्टीज की, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, इसको हमको एक्सप्लेन करना है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, हमने पढ़ा है पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, इसलिए हमको उनकी ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती है, पार्टीज जो है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है, पब्लिक ओपिनियन शेप करती है ना, और साथ ही साथ में क्या करती है, डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के ऊपर काम करती है ना। और क्या करेगी, अलग अलग इश्यूज, बड़े इश्यूज उनको हाईलाइट करेगी, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सटेंशन ही होते हैं। तो बस ये चीज़ आप इसके अंदर लिख सकते हो। ये कंट्री के लिए लॉ बनाती है और लॉ जो है वो लेजिस्लेचर में पास होता है। तो बस यही क्या है, क्योंकि इतने सारे, बस तो नहीं कह सकते, इतने सारे काम करती है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की हमको ज़रूरत है। अगर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो ये सारे काम कौन करेगा, क्लियर, समझ में आया। तो ये पॉइंट आपको इंक्लूड करने, टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज, है ना। एक्सप्लेन 5 सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया
5 सजेशन हमको देने हैं जिसकी मदद से इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो थोड़ी सी ठीक ठाक हो सके, रिफॉर्म हो सके, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत की जो इंटरनल वर्किंग है पॉलिटिकल पार्टीज की वो खराब है। तो इंटरनल अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग हमको लॉज बनाने चाहिए, है ना, कि वो इंटरनली किस तरीके से रहें, वो अंदर अपने मेंबरशिप रजिस्टर बना के रखें, जज की तरह काम करे अगर पार्टी में डिस्प्यूट होता है तो, है ना। और हाईएस्ट पोस्ट के लिए इलेक्शंस जो है वो ओपन हो, विद इन पॉलिटिकल पार्टी भी जो लीडर बन रहा है वो भी सबकी सहमति से हो, ऐसा नहीं हो कि फिर वो हमेशा जो बन रहा है वही बन रहा है ना। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि वो वुमेन कैंडिडेट के लिए 1/3 टिकट्स बुक कर दे या रिजर्व कर दें। क्यों रिजर्व कर दें, क्योंकि वो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, लॉज बनाने में मदद करती है। अब हमको चाहिए कि वुमेन्स के ऊपर भी लॉज बने, तो वुमेन के ऊपर क्या लॉज बनने चाहिए ये वुमेन ही बता सकती है, मेन नहीं बता सकते, है ना। जिस पे जो बीत रही है वो वही बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वो वुमेन कैंडिडेट के लिए भी सीट्स रिजर्व करे। और इलेक्शंस के लिए स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, मतलब स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस के लिए, ताकि जितना बजट है उसी में इलेक्शन जो है वो हो जाए। बहुत ज़्यादा किसी को खिलाना पिलाना, बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करना, ये सारी चीज़ें ना हो, है ना। क्योंकि जो फिर जिसके पास पैसा होता है वो तो कर लेता है, जिसके पास में नहीं होता है और हो सकता है वो डिजर्विंग हो, वो पीछे रह जाता है। साथ ही साथ में कैंडिडेट जो है वो एजुकेटेड होने चाहिए, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होने चाहिए, उसको सॉल्व करने वाले होने चाहिए, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए और ऑनेस्ट होने चाहिए, क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो दीज आर रिगार्डिंग दोज पर्टिकुलर कैंडिडेट्स, है ना। सिटीजन जो है वो पॉलिटिक्स को रिफॉर्म कर सकते हैं अगर वो चाहे तो वो डायरेक्टली पार्ट ले सकते हैं। हम कहते हैं कि पार्टी गंदी चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी गंदी चीज़ है ना। तो वो सुधरेगी कब, जब हम खुद उसके अंदर उतरेंगे। तो हमको ज़रूरी है कि हम इसके अंदर थोड़ी सी डुबकी मारे और सही तरीका लेकर आएँ, जो गलत लग रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तभी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर पाएंगी, सुधर पाएंगी। अगर हमको गलत लग रहा है तो हम पब्लिक मीडिया में एजुटेशन दिखाएं, पेटिशन साइन करवाएं, है ना, तभी उनको लगेगा कि यार जनता देख रही है, जनता ठीक करना चाहती है, तो समझदारी से रहो, नहीं ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे। अगर हम ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो भी चिल मारेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रोल ऑफ अपोजिशन क्या है डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में रोल ऑफ अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल। ठीक है, ये क्या करती हैं, दे इंश्योर पॉलिटिकल पार्टी इन पावर डज नॉट मिसयूज और अब्यूज इट्स पावर, है ना। वो इंश्योर करती है कि जो पार्टी पावर में आ गई है ना, होती दोनों पॉलिटिकल पार्टी है, जो पावर में आई है वो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो अपोजिशन पार्टी है वो भी पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन अपोजिशन पार्टी क्या करती है, जो पार्टी पावर में आई है तो उसके ऊपर निगरानी रखती है, कहीं ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ पकड़े हम, पता चले, जनता में फैलाए, इनके चर्चे फैलाए, है ना, ऐसी कोशिश करती है कौन, अपोजिंग पार्टी। तो अपोजिंग पार्टी ऐसा इसलिए नहीं करती कि डेमोक्रेसी अच्छी चले, वो इसलिए करती है ताकि वो पावर में आए। तो भले वो उनका मोटिव कुछ और होता है लेकिन उससे हो अच्छा जाता है ना। और वो क्या करती है, रूलिंग पार्टी की वीकनेसेस को बताती है, लोगों के सामने लेके आती है। साथ ही साथ में बिल और एक्सपेंडिचर क्या है गवर्नमेंट के, उसके ऊपर भी क्लोज नज़र रखती है कि ऐसा तो नहीं कि ये लोग जनता के पैसा का फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत जगह पे लगा रहे हैं, जैसे ही पता चले तो जनता में फैला दो, जनता इनको हेट करेगी, फिर हम पार्टी में आ जाएंगे, ऐसा सोच के वो करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे हमको पता चल जाता है कि जो गवर्नमेंट है, रनिंग गवर्नमेंट है, वो कहीं मिसयूज़ तो नहीं कर रही जनता के पैसों का। साथ ही साथ में थ्रू स्टॉलिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, धम्मास एंड घेराव, इट कर्टेल्स द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर उनको लगता है कि नहीं यार गलती हो रहा है, इनको तो बिल्कुल बजाया जा सकता है या इनको लोगों के सामने एक्सपोज किया जा सकता है, तो फिर वो घेराव करते हैं, धम्मा करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जिससे कि प्रेशर पड़े रूलिंग पार्टी के ऊपर। और जब तक रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर रहेगा तो वो अच्छे से काम करती रहेगी। अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो फिर रूलिंग पार्टी सोचेगी अरे अपन ही दादा हैं, तो फिर वो भी करप्ट होने लगेगी धीरे धीरे, है ना। इसलिए अपोजिशन पार्टी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन अ डेमोक्रेसी। Identify and explain the challenges which political parties face and overcome in order to remain effective instrument of democracy. कुछ चैलेंजेस को हमको आइडेंटिफाई करने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है कि इनको ओवरकम करके पॉलिटिकल पार्टीज क्या बनी रहे, इंपॉर्टेंट पार्ट बनी रहे डेमोक्रेसी का। तो बेसिकली हमको बताना है क्या चैलेंजेस फेस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो हम डिस्कस करे थे ना, शॉर्ट आंसर में आपने एक आंसर देखा था, वैसा ही आंसर लॉन्ग आंसर में है।
लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की काफ़ी हद तक कमी होती है ना। कुछ लीडर्स के हाथ में ही सारी पावर होती है, मेंबरशिप रजिस्टर्स नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं होती है, इंटरनल इलेक्शन नहीं होते हैं, साथ ही साथ में डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, एक ही फैमिली पूरे टाइम पे लीडर जो है वो बदलता रहता है उनका, दूसरा जो वर्कर है वो टॉप पोजीशन पे आ ही नहीं पाता है। In many parties, top position are always held by members of one family. Most political parties do not practice transparent and procedures for their functioning, and it is very difficult for ordinary worker to rise to power. है ना, एक पर्सन की फैमिली जो है वो चले जाती है, तो जो दूसरा डिजर्विंग अगर पर्सन होता है तो फिर वो भी आगे नहीं आ पाता, और ऐसे कैसे पूरी की पूरी डेमोक्रेसी जो है वो खराब हो जाती है ना। साथ ही साथ में मनी और मसल पावर का काफ़ी ज़्यादा रोल देखने को मिलता है पार्टीज़ में। काफ़ी ज़्यादा पार्टीज जो है वो इलेक्शन विन करने पे फोकस रहती है, तो शॉर्टकट्स अपनाती है और वो ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है जिनके पास में पैसा हो, पावर हो, है ना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन जीत सके, जो कि गलत है। तो ये बेसिकली ये 3 चैलेंजेस है, अगर इनको ओवरकम कर लिया जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी, एनालाइज द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। पॉलिटिकल पार्टीज एक नेसेसरी कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए, स्टेटमेंट को एनालाइज करो। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए, उसको एक्सप्लेन करो, और पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत है ना, वी आर इन नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसको एक्सप्लेन करो। तो नीड आया है तो वो जो फंक्शन हमने लिखे थे ना, कंटेस्ट इलेक्शन, ये सब लिखना है। डेमोक्रेसी के लिए क्यों जरूरत है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं एग्जिस्ट करेगी तो फिर सारे के सारे कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सब अपने हिसाब से लड़ेंगे, है ना, सब अपने हिसाब से लड़ेंगे, तो कोई भी जनता को प्रॉमिस नहीं कर पाएगा पॉलिसी चेंजेस के लिए, क्योंकि किसी को डर ही नहीं होगा कि किसकी इमेज खराब हो रही है। अभी क्या होता है, डर होता है कि पार्टी की इमेज खराब हो जाएगी, लेकिन सब इंडिविजुअली लड़ेंगे तो वाह ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, कर लिया तो कर लिया, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, अच्छा काम कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो भी कोई बात नहीं, है ना। साथ ही साथ में गवर्नमेंट जो है उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी, वो हमेशा अनसर्टेन रहेगी। इंडिविजुअल बंदा क्या गवर्नमेंट बनाएगा, है ना, कभी भी रहेगा कभी भी हट जाएगा, आप देखते हो बहुत सारे देशों में ऐसा होता है ना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो अकाउंटेबल नहीं रह पाएंगे, वो सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए अकाउंटेबल रहेंगे, मतलब जहां से उन्होंने चुनाव जीता है उसके लिए वो मानेंगे जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल नेशन के लिए कोई भी फिर जिम्मेदार नहीं होगा, है ना। सोसाइटी जो है जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स भी होती जा रही है, डिफिकल्ट भी होती जा रही है ना। इसलिए हमको ऐसी एजेंसीज की ज़रूरत है जो कि लोगों के व्यूज़, लोगों के इश्यूज, लोगों के प्रॉब्लम्स जो है वो सरकार तक लेकर जाए, उसके ऊपर पॉलिसीज बनाए और फिर चेंजेस लाए, ताकि काम जो है वो पूरे ओवरऑल कंट्री में, ओवरऑल नेशन में अच्छा हो सके। क्लियर है, समझ में आया। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हमको ऐसा लगता है कि आते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं, चले जाते हैं, कोई काम नहीं है, हटा देना चाहिए, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जो चैप्टर हमने समझा उससे हमको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आई कि इसकी ज़रूरत तो है, वर्किंग ज़रूर गलत हो रहा है, तो हमको वर्किंग को ठीक करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टी को हटाना इज़ नॉट द सोल्यूशन, उनके जो तरीके हैं उनको ठीक करेंगे अगर, तो सारी चीज़ें अच्छे से चलती रहेंगी। क्लियर। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, ज़्यादा समय नहीं लिया है। पक्का प्रॉमिस जो मैंने आपको बोला था करने को, आपको आंसर राइटिंग करनी है, प्रैक्टिस करना है, लिखना है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो सारे के सारे को अटेंड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मिस कर दे, जो भी आ रहा है, जितना आ रहा है उतना लिखना, छोड़ना मत कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा और बहुत रिलेवेंट है और बहुत ईजी है ना। क्वेश्चन पढ़ोगे, हिंदी में कन्वर्ट करोगे, अपने आप दिमाग आंसर देगा अगर अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाए तो। वीडियोस जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सारी अवेलेबल हो जाएंगी, चिंता मत करना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना। डिफरेंस बिटवीन के जो भी क्वेश्चन है उस टर्म 2 के लिए या एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है वो सब बनते जा रहे हैं, रिलीज होते जा रहे हैं, तो आप उसको देखते रहना। जो वीडियोस वाला कॉलम रहता है थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं स्टोरीज भी बना दूंगी, तो आपको अपडेट मिल जाएगी, उनको बिल्कुल भी मिस मत करना। छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियो हैं, डिफरेंस हम अलग से कवर कर रहे हैं उसमें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो आपके लिए, स्कोरिंग होते हैं, है ना। तो वो भी आपके हो जाएंगे, और सब कुछ ऑलमोस्ट करा ही दिया है, तो बस आप करते रहो। अपने पार्ट पे अपना रोल प्ले थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, बाकी सब परोस दिया है आपको अच्छे से, कोर भी तोड़ दिया है, अब खाना है, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अगले चैप्टर का कवर करेंगे, तो उसको भी मिस मत करना। बाय।